ये सवाल है जी हमारा। नसीब साहब देखें आपके कैसे 14 तबक रोशन करेंगे आज। नसीब लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2006। प्रोडक्ट है जी, सेल्स दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, सेल्स रुपीज इन 1000 नजर आ रही, और प्रोडक्ट्स हैं जी कैप्स, क्राउन्स, रिंग्स, पैलेट्स, ट्यूब्स। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जी, मटेरियल 1540 का, लेबर 3500 का, प्रोडक्शन ओवरहेड दो तरह के हैं, वेरिएबल और फिक्स, ट्रांसपोर्टेशन भी है और पैकेजिंग भी है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद एडमिन कॉस्ट भी है, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी है, एक्सपेंसेस भी हैं, और टोटल कॉस्ट है, फिर प्रॉफिट भी है। उसने बेसिकली प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई कंप्लीट। The management accountant of the company has provided the following additional information which describes the basis on which budget income statement has been prepared. Number 1, material cost include purchase cost plus 10% additional charge. यहां से बात समझ आई बच्चों हमें कि ये मटेरियल कॉस्ट ठीक नहीं है। मटेरियल कॉस्ट ठीक है, मतलब मटेरियल कॉस्ट सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट नहीं है, उसमें कुछ और भी ऐड है। Which is added in order to recover the fixed cost of storage and stores administration. क्या बच्चों फिक्स कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट में आनी चाहिए? अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो मटेरियल के अंदर फिक्स कॉस्ट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, ये जो 1540 है, क्या ये 110% है? ये क्या है? 110%। 1540 को 110 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल मटेरियल कॉस्ट आ रही। क्या इन सब में 10% शामिल है? क्या ये होना चाहिए था? ये नहीं होना चाहिए था। इन सब को ठीक कर लेंगे। पहली लाइन सबको समझ आ गई है? लेबर कॉस्ट इज टोटली, क्या वो ये कह रहा है कि लेबर कॉस्ट में कोई मसला नहीं है? मसला किस में है? मटेरियल को ठीक कर लेंगे। अच्छा जी, Fixed production overhead include both directly attributable fixed cost and general fixed production overheads. Directly attributable आपको पता ना, डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक कुछ होते हैं खर्चे, और जनरल ओवरहेड कौन से होते हैं? वो मैंने आपको सिक्योरिटी गार्ड की एग्जांपल दी थी। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी तमाम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है। अगर एक डिपार्टमेंट बंद करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी में कोई कमी नहीं आएगी, वो बाकियों पे बढ़ जाएगी। The general fixed production overhead amount to 21 million and have been allocated in proportion to the labor cost. General fixed overhead 21 million, 21 million की टोटल है। कितने क्या है? 21 million। अब वो ये क्या कह रहा है? वो कहता है सब में डिवाइड हुए पड़े। कैसे? जहां पे लेबर ज्यादा है वहां पे एलोकेशन ज्यादा हुई पड़ी है, जहां पे लेबर कम है वहां पे एलोकेशन कम हुई पड़ी है। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि कैप्स के जनरल ओवरहेड निकालें, कैप्स के जनरल ओवरहेड निकालें, तो तरीका क्या होगा? कैप्स के आप लेबर पकड़ेंगे डिवाइडेड बाय टोटल लेबर, प्रोपोर्शन निकल आएगी, और उसको फिर 21 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरहेड निकल आएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से है बच्चों? यहाँ पे लिखे हुए ये इसकी बात कर रहा है। इस 2450 के अंदर जनरल भी हैं और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी। हमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल चाहिए, जनरल नहीं चाहिए। क्यों बच्चों? देख रहे हो यहाँ पे दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका प्रॉफिट माइनस में है। हो सकता है कंपनी सोच रही है कि इनको बंद करें। याद आ रहा है प्रोडक्ट अबंडनिंग डिसीजन? दो प्रोडक्ट ऐसे जो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन ऊपर हमें वेरिएबल कॉस्ट और सेल प्राइस में से डिफरेंस
फाइंड करके कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया, हमने क्या डिसीजन लेना है कि अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है ना, चाहे नेट प्रॉफिट नहीं भी है, कंट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव में है तब भी क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। लेकिन हमने एक और भी पॉइंट पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन के साथ अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट पता चले तो वो भी माइनस करके चेक करें। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा फिर बंद कर। याद आ रहा है, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो नेट कंट्रीब्यूशन है वो अगर नेट माइनस में है फिर भी बंद कर। याद आ रहा है? अच्छा जी आगे चलते हैं। The attributable fixed cost is avoidable if the related product is not produced. ये बताने की जरूरत है ये हमें पता है कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट होती है उससे जान छुड़ाई जा सकती है अगर वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दें। The transport charges include fixed cost of 3.15 million which have been allocated to the products in proportion to their material cost. The remaining costs are variable. हाँ जी, transport charges include fixed cost of 3.15 million which have been allocated to products. The remaining costs are variable. अच्छा, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ ट्रांसपोर्ट चार्जेस? टोटल कितनी है जी? 17,150। तो बच्चों वो ये कह रहा है ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड 3.15 मिलियन। बच्चों टोटल ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितने हैं? 17.15। उसमें 3.15 साइड पे करें, वो है फिक्स, तो बाकी जो बचेगा वो क्या है? वेरिएबल है। तो बच्चों वो जो फिक्स है, क्या वो फिक्स इसके अंदर भी शामिल होगा और इसके अंदर भी शामिल होगा? अब ये इसके अंदर किस परसेंटेज के हिसाब से शामिल होगा? मटेरियल के परसेंटेज के हिसाब से होगा। तो बच्चों निकालेंगे कैसे? मटेरियल है 9240, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट, वो फिक्स कॉस्ट 5040 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। लॉजिक समझ आइए? नहीं समझ आई? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5, selling and advertising expenses include commission of 5% of sales revenue. ये जरा पढ़ क्या कह रहा है? Selling and advertising expenses include commission of 5% of sales revenue. The remaining amount is the advertising cost, which is directly attributable to each product. हाँ जी, क्या करेंगे जी?
सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये वाला। इस 5040 में क्या चीज शामिल है? इसका लेंगे 5%, वो इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, जो बच जाएगा वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी। Point number 6, admin cost is fixed and is apportioned in the ratio of admin cost। तो बच्चों ये एडमिन कॉस्ट है, ये हमने शामिल करनी है कि नहीं करनी? ये हमने शामिल नहीं करनी। पैकेजिंग इज ए वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगी। पॉइंट नंबर 8, the MD has shown his concern that rings and pellets are showing loss and affecting the financial results of the company। नजर आ गया जी आपको? इन दोनों में क्या आ रहा है? लॉस। और मेरा ख्याल एमडी यही कहने जा रहा है, भाई इसको बंद करो। A study which has been carried out recently has analyzed as एक रिसर्च की गई है, sales are influenced by the advertising and can be increased up to 40% by extensive advertising। कहता है सेल्स एक तरीका तो ये कि सेल्स में इजाफा ले आए। Sales are influenced by advertising and can be increased up to 40% by extensive advertising. However, each 10% increase in sales would require 75% increase in advertising expenditure। क्या मतलब है? अगर आप सेल में 10 रुपए का इजाफा करेंगे तो एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंसेस हैं उसमें 75% इजाफा करना पड़ेगा। सेल रेवेन्यू में 10% इजाफा और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में 75% इजाफा करना पड़ेगा। The sale of caps or crowns can be increased by reducing the production या sale of the product ring। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, कैप्स और क्राउन्स की सेल बढ़ाई जा सकती है। कैप्स ये है, क्राउन्स ये है, इसकी सेल बढ़ाई जा सकती है अगर रिंग्स को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। The sale of caps or crowns can be increased by reducing the production sale of the product ring। मतलब अगर आप रिंग को बंद करेंगे तो वो जो रिसोर्सेज होंगे वो कहाँ पे लग जाएंगे, कैप्स और क्राउन्स पे लग जाएंगे, उसकी सेल बढ़ जाएगी। However, a reduction in sale of ring by ₹1 would generate a sale of 45 paisa of caps or 50 paisa of crown sales। कहता रिंग के रेवेन्यू में ₹1 की कमी करेंगे तो या तो कैप्स की सेल में 45 पैसे का इजाफा होगा या क्राउन की सेल में 50 पैसे का इजाफा होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। या लिखा हुआ तो या तो 45 पैसे उसमें इजाफा कर लो या 50 पैसे उसमें इजाफा कर लो। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज या उधर लगेंगे या उधर लगेंगे। This substitution will not entail any extra advertising। और आपको ये करने से कोई एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। The management is considering the following 3 options। 3 ऑप्शन है जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। To discontinue the product ring and pellets, है ना? To discontinue the product ring and pellets, to launch an advertising campaign which will increase the sale of each product by 40%। एडवर्टाइजिंग कैंपेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर प्रोडक्ट की सेल में 40% इजाफा हो जाएगा। To substitute the sale of rings with the sale of caps or crown। To substitute the rings with the sale of caps or crown, क्या मतलब है? रिंग को बंद कर दें, कैप या क्राउन को बढ़ा लें। और लिखा हुआ एंड नहीं लिखा, या तो कैप में इजाफा होगा या क्राउन में इजाफा होगा। Calculate the effect of each of the above option on the profitability of the company। ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहला तो मेरा ख्याल है आप कर सकते हैं। डिसकंटिन्यू वाला तो पढ़ा हुआ ना, आपने करना क्या है आप जरा सुनो। आप सिर्फ किसको फोकस करें, रिंग्स को और पैलेट्स को, बाकी सबको भूल जाए। क्यों बोला? क्योंकि रिंग और पैलेट में ही क्या है,
नुकसान है। रिंग और पैलेट जब यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट क्या जी, डिसकंटिन्यू the product rings and pallets, ऐसी है। रिंग्स आ जाएंगे ऊपर, सबसे पहले बच्चों सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं। रिंग का सेल रेवेन्यू कितना है, 45500 और पैलेट्स का 35700 लेस वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, मटेरियल की। लेकिन बच्चों आपको पता है मटेरियल की कॉस्ट में गड़बड़ है, क्या मसला क्या है, 110% है, उसको क्या करना है, 100% करना। करे जरा 9240 को क्या करेंगे, 9240 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आ जाएगा, 8400। और ये 7700 है, इसको क्या करेंगे, कोई बात समझ आई, मटेरियल को डिवाइड करेंगे 110% पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, आंसर आ जाएगा जो वेरिएबल मटेरियल कॉस्ट होती है। ऐसे ही पहला मसला हल हो गया। लेबर में बच्चों कोई मसला है, लेबर उसने कहा था इसमें कोई मसला नहीं है। लेबर कौन सा लेंगे, 10,500, 9,800, सीधा सीधा आ गया। अब वेरिएबल ओवरहेड में कोई मसला है, पढ़ो जरा, पॉइंट नंबर 3 किसके ऊपर था, वेरिएबल की तो कोई बात नहीं की, इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड भी ठीक है। कितना है जी, 2800, 3500, ठीक हो गया जी। तो यहां से बच्चों कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, हाँ जी 23,800। हाँ जी दूसरा, दोनों पॉजिटिव है। अब ये तो कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमें लेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी देखनी है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड फिक्स कॉस्ट ऑफ 3150 which have been allocated to products in proportion to their material. ऐसी है। 3, fixed production overhead include both directly attributable fixed costs and general fixed overhead. The general fixed overhead amount to 21 million and have been allocated proportion to the labor cost. अब बच्चों अब क्या करेंगे,
ये 7700 बेसिकली गलत है। वर्किंग नंबर 1 करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड, अच्छा जी, पैलेट के कितने हैं? रिंग्स के हैं जी 7700। और पैलेट्स के 7000। अच्छा जी बच्चों 7700 में से हमने जनरल फिक्स ओवरहेड निकाली ऐसी, और जनरल फिक्स ओवरहेड पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक कितने हैं जी? 21 मिलियन। और वो कहता है कि ये टोटल है और कैसे एलोकेट हुए पड़े हैं? लेबर कॉस्ट की बेसिस पे। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि लेबर कॉस्ट रिंग्स की है 10,500, इसका देखेंगे कितने परसेंट बनती है। 10,500 को क्या करेंगे बच्चों? 42,000 से डिवाइड करेंगे। 10,500 नहीं सब रही बात, 10,500 डिवाइड बाय 42,000 मल्टीप्लाई बाय 21 मिलियन 53। तो बच्चों डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आ रहेंगे। नहीं बात समझ आई। दोबारा पढ़े ये पॉइंट नंबर 4 3 दोबारा पढ़े। हाँ जी, पॉइंट समझ आया जी? क्या करना है इसका? 21 मिलियन टोटल है। तो ये 10,500 कहां से आया? ये 42,000 कहां से आया? और 21,000 कहां से आया? ये समझ आ गया? ये भी समझ आ गया? अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ पे ऊपर आनी चाहिए? 2 4
50। ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड वर्किंग वन 2450 सारे करो 2450। अच्छा जी, और पैलेट्स का निकालने बच्चों 7000 है, इसमें से कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होगा? ये 7000 लिखा हुआ है, इसकी पकड़ेंगे लेबर कॉस्ट 9800 डिवाइडेड बाय 42000, 9800 डिवाइडेड बाय 42000 मल्टीप्लाई बाय 21000। यहाँ पे क्या रहेगा? ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया जी। तो क्लियर सबको? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 अब आप पढ़ लें, शाबाश। मुझे बताना है आपने कि पॉइंट नंबर 4 का क्या करें। पॉइंट नंबर 4 का क्या करें? ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, उसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3150 which have been allocated to the products in proportion to their material cost. The remaining cost are, हमें बच्चों रिमेनिंग कॉस्ट चाहिए जो वेरिएबल है, ऐसी है। तो बच्चों वो कैसे निकालेंगे? वर्किंग नंबर 2, रिंग्स और पैलेट्स टोटल ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बच्चों किधर लिखे हुए हैं? 5040 और 4200, ऐसी है। क्लियर हो गया? अब इसमें ये टोटल चार्जेस ऐसी है, इसमें कितने फिक्स्ड हैं? Transport charges include fixed cost of 3150, which have been allocated to products in proportion to their material cost. 3150 है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एग्जम्पशन लेनी पड़ेगी। क्या इसके वाली मटेरियल कॉस्ट जिसमें 10% ऑलरेडी फिक्स शामिल है, यह हकीकत में मटेरियल कॉस्ट? क्या ये बात समझिए? अज्यूम करना पड़ेगा कि आपने जो मटेरियल कॉस्ट स्कीम लिख के दी हुई है इसको यूज करना है, कि जो आपके अपने वाली निकली हुई है उसको यूज करना। हम अज्यूम करते हैं कि उसने इसी वैल्यू की जो निकाली हुई 110% वैल्यू, उसी के हिसाब से उसने एलोकेशन की। क्या ये बात समझ आई? अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो बच्चों रिंग का मटेरियल कितना इस्तेमाल होगा? 9240। टोटल मटेरियल कितना है? 34650। क्या करेंगे बच्चों? 9240 डिवाइडेड बाय 34, इससे क्या होगा? प्रोपोर्शन निकल आएगी। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3150 किधर है? 3150 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 840, तो नीचे जो आंसर आ जाएगा वो वेरिएबल आ जाएगा।
4200 आ जाएगा, और इधर माइनस करना है 4200। बच्चों ये 7700 डिवाइडेड बाय 34650 करेंगे। 7700 34650 मल्टीप्लाई बाय 3150, आंसर क्या आ जाएगा 3500। ये वेरिएबल कॉस्ट है तो ये ऊपर आ जाएगी। कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन। वर्किंग नंबर 2 4200 और 3500। ठीक हो गया जी। कौन सा पॉइंट कवर हो गया हमारा? पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। पॉइंट नंबर 5 देखिए। Selling and advertisement expense include 5% of sales revenue. The remaining amount is advertising cost, which is directly attributable to each product. अच्छा जी बच्चों, ये सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये वाली 2 वैल्यू लेनी है हमने। इस 3675 के अंदर 5% शामिल है, ऐसी है। वर्किंग नंबर 3 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल कितने गिवन है? 3675 3675 388 लेस कर देंगे उसमें से कमीशन। बच्चों सेल्स रेवेन्यू का 5% लेना ना, 45,500 का ले 5%, 2275 माइनस करेंगे, क्या रहेगा यहाँ पे 1400, और यहाँ पे माइनस करेंगे 35,700 का, 1,785, 1400 और क्लियर हो गया नहीं? ये क्या था? सेलिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, ये पॉइंट भी कवर हो गया। पॉइंट नंबर 6 हमने लेना ही नहीं था। पैकेजिंग कॉस्ट इज वेरिएबल। पैकेजिंग कॉस्ट की तरह ये सिर्फ 1400 और 700 ले लेंगे। कितना है जी? 1400 और 700 ले लिया। कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट भी हो गए, और बाकी आगे उसकी स्टोरी चल पड़ी है। कैसी है? मेरा ख्याल है पहला रिक्वायरमेंट तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट होगी कि नहीं? अब बच्चों जरा देखो, क्या इसको सबको माइनस करने के बावजूद हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में? नेट कंट्रीब्यूशन चौदह, और दूसरा हाँ जी तो बच्चों क्या दोनों प्रोडक्ट फायदे में है?
किसका? हाँ नहीं, क्या दोनों से प्रॉफिट है? क्या इनमें से किसी को बंद करना चाहिए? इनमें से किसी को भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। क्लियर है जी? नहीं समझ रही? कोई चीज हमने मिस कर दी है, जरा देखो। 45,500, 35,700 क्लियर है। मटेरियल हमारा यही आया था, कैलकुलेशन आपने की है। लेबर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पैकेजिंग ये भी ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, सेलिंग ये गलत है। ये 1400 और 2100, एक मिनट, ये 1400 और 2100 हमने कैसे लिखा था भला? अच्छा, सेलिंग ये 3675 पूरा लिख दिया। चलो, कमीशन उसने माइनस नहीं किया, उसने assumption ले ली होगी कोई, पर कंट्रीब्यूशन ये आ गया। But as there is positive contribution, so company should not discontinue operation, otherwise company will lose contribution towards fixed cost. हमारा भी मेरा ख्याल यही कंक्लूजन आ रहा है। इसके साथ साथ ऐसे ही आगे चलते हैं। अब इसका जो सवाल का जो बी पार्ट है और सी पार्ट है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना। ये डिसीजन मेकिंग का आखिरी सवाल है जो आज हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का नाम है नसीब, आपके नसीब साड़ेगा। है और आपके पास है, तो पूरी किताब सेंड कर दी आपको। भुखे हो तो ढिड ही नहीं भरदा। ये वॉल्यूम 2 के अंदर है मेरा ख्याल है सवाल। बहुत हो गया जी मजाक। आज हमने करना है जी नया टॉपिक, नन्ना मुन्ना सा। अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक रह गए। दुनिया बड़े बड़े टॉपिक कर रही है, हम छोटे छोटे टॉपिक कर रहे हैं। पेज नंबर कौन सा है? 109। अच्छा जी बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। FOH
बड़ा आसान सा टॉपिक है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। FH क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था एक फैक्ट्री के बड़े बड़े 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसी है, ये चीज नहीं भूलनी आप, याद है? आप इंशाल्लाह देखेंगे, आपको फील होगा कि कबर भी आपकी फैक्ट्री में बननी है, या तो रॉ मटेरियल स्टोर में, या प्लांट के अंदर, या फिनिश गुड्स के डब्बों में। ठीक है जी बच्चों, ये रॉ मटेरियल स्टोर है और ये प्रोडक्शन हॉल है, ऐसे ही है, और ये फिनिश गुड स्टोर है। प्रोडक्शन हॉल से आपको प्रोसेस अकाउंट याद आना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट सारा प्रोडक्शन हॉल के अंदर ही बनता है। अच्छा जी, वंस अगेन पेप्सी की एग्जांपल लेते हैं जी। आलू बाय किए होंगे आपने, आज तक हमने क्या बनाई है? चिप्स बनाई है, लेस। ठीक है जी, आलू इशू होते होंगे, प्लांट में जाते होंगे, और यहाँ पे बाहर से आती होगी दुनिया से लेबर और ओवरहेड्स। बच्चों आज हम आलू की बात नहीं कर रहे, आज हम लेबर की बात नहीं कर रहे, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? ओवरहेड की। तो आपको पता होना चाहिए ओवरहेड क्या होता है। कि बच्चों ओवरहेड में कौन कौन सी चीजें आती है? कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे? इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, हीट, लाइट, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस। ठीक है जी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल। याद आ रहा है? वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जिसके ओवरहेड्स, जिसकी जो सैलरी हम पे करते हैं, वो प्रोडक्शन में तो कभी इस्तेमाल नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी होती है वो ओवरहेड में आती है, ऐसी है। प्रोडक्शन हॉल में जो लेबर जाती है सिर्फ वही लेबर है, बाकी तमाम जगह पे जो लेबर काम करती है वो इनडायरेक्ट लेबर। कैंटीन में मौलवी साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर, ये सारे के सारे लोग क्या हैं? ये इनडायरेक्ट लेबर है, इनको जो सैलरी पे करते हैं वो FOH में जाती है। ठीक है जी, आज हमने इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करना है। आज हमने थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें पढ़ चुकी। फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट याद है आपने निकाला हुआ? कितनी बेसिस होती हैं? 6। कौन कौन सी? मशीन आवर, लेबर आवर, प्रोडक्शन यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। याद हो गया जी, ये हिफज कर देना। अच्छा जी, तो बच्चों फैक्ट्री के अंदर खर्चे, जिस जिस जगह पे खर्चे लगते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट सेंटर। क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर, जहां पे पैसा लग रहा है, आ कुछ नहीं रहा, सिर्फ जा रहा है। रॉ मटेरियल स्टोर क्या है? पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। आ कहां से रहे हैं बता? क्लियर जी? रॉ मटेरियल स्टोर हमारा कॉस्ट सेंटर है, प्रोडक्शन हॉल हमारा कॉस्ट सेंटर है, फिनिश गुड स्टोर हमारा जो है वो कॉस्ट सेंटर। हाँ, यहाँ पे कुछ सेल्स ऑफिस होता, जो चीजें बेच के पैसे इकट्ठे कर रहा होता, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू सेंटर। क्या कहते हैं? रेवेन्यू सेंटर। जिस जगह पे पैसे लग रहे हैं, आ कुछ नहीं रहा, उसको कहते हैं कॉस्ट सेंटर। ठीक है जी, कॉस्ट सेंटर क्या होता है जी? कॉस्ट सेंटर इज अ डिपार्टमेंट टू होम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड। जहां पे कॉस्ट एलोकेट हो रही है, और जिस डिपार्टमेंट में रेवेन्यू एलोकेट हो उसको रेवेन्यू सेंटर। टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, 2 तरह के कॉस्ट सेंटर होते हैं बच्चों, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। बच्चों ये जो प्रोडक्शन हॉल है, क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है? लेकिन बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे दाएं बाएं कहीं कैंटीन होगी, मस्जिद होगी, सिक्योरिटी का कमरे होंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर साहब का भी रूम होगा, यहाँ पे इंजीनियर साहब का भी रूम होगा, और टेक्निकल स्टोर रूम भी होगा। ऐसे ही अकाउंटेंट नहीं पुत्र, सीए कभी फैक्ट्री च नहीं बनता, वो हेड ऑफिस में होता है। ठीक है जी, कॉस्ट अकाउंटेंट यहाँ पे बैठा होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे नहीं बैठा होता।
ठीक है जी। तो ये जो लोग हैं, जो ये प्रोडक्शन हॉल के दाएं बाएं जो डिपार्टमेंट बने होते हैं, कैंटीन हो गया, मस्जिद होगी, मेडिकल कोई क्लिनिक हो गया, ठीक है जी, कोई इंजीनियर्स का रूम हो गया, कोई सिक्योरिटी वालों का कोई रूम हो गया, कोई वहाँ पे आईटी वालों का कोई सेटअप है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे वो डिपार्टमेंट हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। किस में इन्वॉल्व है? तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किन लोगों को? प्रोडक्शन वालों। इंजीनियर साहब वहाँ पे क्यों बैठे हुए? अगर प्रोडक्शन में मसला हो गया तो इंजीनियर साहब वहाँ पे हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब क्यों बैठे हुए? अगर प्रोडक्शन में कोई मसला हो गया तो डॉक्टर साहब वहाँ पे हेल्प करेंगे। कैंटीन वाले क्यों बैठे हुए? अगर प्रोडक्शन में कोई मसला हो गया तो कैंटीन वाले। ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस है? प्रोडक्शन। और अगर प्रोडक्शन में कोई मसला हो गया तो इन सारे डिपार्टमेंट का कोई फायदा है? अगर प्रोडक्शन ही नहीं चल रही, मतलब आज कोरोना आ जाता है और प्रोडक्शन बंद, तो बच्चों पहले कौन से लोग फारग होंगे? ये कैंटीन वाले या डॉक्टर साहब। बंदे ही नहीं है जिनका इलाज करना है, तो डॉक्टर साहब वहां पे क्या कर रहे हैं? बात समझ आ रही है ना? तो सबसे पहले ये जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं ना दाएं बाएं, ये सारे फारग हो गए। ये सर्विस डिपार्टमेंट किस वजह से है? प्रोडक्शन में काम करने वाले लोगों की वजह से। और अगर प्रोडक्शन में काम करने वाले लोग ही ना रहे तो दाएं बाएं डिपार्टमेंट की जरूरत है। इस फैक्ट्री में सबसे आखिरी बंदा जो फारग होगा वो कौन सा होगा? प्रोडक्शन में काम करने वाले बंदे फारग होंगे। लेबर जो प्रोडक्शन हॉल में काम कर रही है प्लांट के ऊपर, वो आखिरी बंदा है जो फैक्ट्री को उसकी जरूरत है। सबसे पहले कौन से लोग फारग होंगे? जो भी सर्विस डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये फारग होंगे, क्योंकि रखा भी सब सैंड पे नहीं को। डॉक्टर कभी किसी फैक्ट्री में सबसे पहले कोई डॉक्टर रखेगा? नहीं रखेगा। डॉक्टर उसी वक्त रखेगा जब किसी बंदे को कोई मसला हो जाए और करीब करीब दाएं बाएं कोई क्लिनिक ना हो। बात समझ लगी? फैक्ट्री वो खुली हुई है कामों की जाकर, अस्पताल है शादरा में, तो कामों की से शादरा हाथ रहते बंदा मर जाएगा, तो वो क्या करेंगे? एक डॉक्टर वहां पर ठीक है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कहाँ पे जाके है, वहां पे फैक्ट्रियां लगी हुई, वहां पे तो कोई अस्पताल नहीं है, तो फिर फैक्ट्रियों को मजबूरन अपने अपने मुलाजमों के लिए डॉक्टर रखना पड़ेगा। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर मुलाजिम ही नहीं है तो डॉक्टर क्या करना है? तो ये सारे डिपार्टमेंट फारग हो जाएंगे अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? तो बच्चों टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर जहां पे खर्चा लगता है फैक्ट्री के अंदर, वो कितने तरह के डिपार्टमेंट है? दो तरह। एक वो है जिसमें प्रोडक्शन हो रही है, engage in the actual manufacturing of a product. दूसरा, renders a service that contributes in an indirect manner to the manufacturing of a product. इनडायरेक्ट मैनर में वो सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर फर्ज करो कैंटीन में दोपहर की रोटी ना बने, सुबह 8 से लेके 12 बजे तक तो लेबर काम करेगी, 1 बजे के बाद लेबर काम नहीं करेगी। ये बात समझ कि नहीं? क्यों नहीं करेगी? रोटी कोई नहीं खाई। अब रोटी नहीं खाई तो फैक्ट्री के मुलाजिम हड़ताल कर देंगे, भाई साढ़े को काम नहीं, आप ही कर लो। तो पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो 1 घंटे की ब्रेक होगी, खाना छाना खाएंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा सा गप्पे शप्पे मारेंगे, फिर 2 बजे काम शुरू कर देंगे। लेकिन अगर कैंटीन ही नहीं है तो आखिरी 4 घंटे आपके काम नहीं होंगे, आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी या बिल्कुल जीरो हो। तो कैंटीन होना जरूरी है, इसके बगैर कंपनी नहीं चल सकती। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हेड ऑफिस में किसी को रोटी मिले या ना मिले, फैक्ट्री में रोटी टाइम पे पकनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंट भावे भूखा मार दे, ठीक है जी, फैक्ट्री के मुलाजमों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट की सैलरी भी इसी वजह से लगी है कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रही है। अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो सीए को कौन रखेगा? ठीक है, बी कॉमर्स से भी काम चला लेंगे। ये बात याद रखिए। तो बच्चों अगला पॉइंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कुछ एग्जांपल्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने क्लियर करनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एग्जांपल्स कौन सी है बच्चों? कटिंग, असेंबली, मशीनिंग, निटिंग, मिक्सिंग, फिनिशिंग। इस तरह के डिपार्टमेंट आपको सवालों में नजर आएंगे। तो जब फिनिशिंग डिपार्टमेंट नजर आए तो ये ना समझना कि सर ये तो सर्विस डिपार्टमेंट नहीं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? जीन्स कभी आपने परचेज की है? और जीन्स का बेड़ा गर्क हुआ होता है, तो बेड़ा गर्क कौन करता है?
फिनिशिंग वाले कर, ठीक है नहीं। तो निटिंग वाले बिल्कुल सही उसको बनाते हैं, कटिंग, स्टिचिंग, निटिंग सारा कुछ ठीक होता है। एंड पे जाके उसका क्या करते हैं, उसको काट कूट के बेड़ा गर्क करते हैं, ठीक है नहीं। तो जो जीन्स का जो दाएं बाएं आपको जो उसमें खड्डे नजर आते हैं, वो बेसिकली खड्डे वो स्टिचिंग वाले नहीं बनाते, वो फिनिशिंग वाले बेड़ा गर्क करते हैं। आगे चलते हैं जी। सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं जी? क्वालिटी कंट्रोल, स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर कौन सा? फिनिश गुड्स नहीं, नहीं वो भी नहीं। देखिए प्लांट के अंदर लगे होते हैं ब्लेड, जिसने आलू को काटना होता है, वो ब्लेड की लाइफ होती है, खत्म हो जाती है ब्लेड की लाइफ। तो वहां पे एक स्टोर होगा जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेयर में ब्लेड पड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि वो ब्लेड खराब हो गया तो जनाब लाहौर जाओ वो जाके छिले से ब्लेड ले, ऐसा नहीं होगा। तो वहीं पे उन्होंने एडवांस में परचेस करके रखे होंगे। प्लांट की कोई मोटर होगी, उसका कोई बेल्ट होगा, बेल्ट खराब होने का चांसेस होंगे, तो बेल्ट भी 4-5 पहले एडवांस में परचेस करके रखे होंगे। कोई नट, कोई बोल्ट, पेच, कोई मसला आ सकता है प्लांट। तो सारी चीजें वहां पे पूरा आप ऐसा समझ लें कि पूरा एक सेपरेट प्लांट के तमाम पुर्जे इकट्ठे पड़े हुए। एक प्लांट वर्किंग कंडीशन में है और एक प्लांट टुकड़ों की सूरत में पड़ा हुआ उनके पास। जैसे कोई चीज में मसला हो तो इमीडिएटली सेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट में कोई मसला हो, कोई पार्ट आपको ना मिले तो सारा दिन जाया, सारा दिन जाया। लेबर को तो पेमेंट करनी है, कैंटीन वालों को पेमेंट, सबको पेमेंट करनी है। पूरा एक दिन की पेमेंट जो पूरी फैक्ट्री को करनी है वो सारी जाया होगी सिर्फ एक पुर्जे की वजह से। तो ये लॉस कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो पूरे एक प्लांट वर्किंग कंडीशन में है, एक प्लांट उनका पुर्जों की सूरत में पड़ा होगा उनके पास। परचेजिंग डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा होगा, मेडिकल डिस्पेंसरी, मेंटेनेंस, कैफेटेरिया, समझ आ गई? ये सारे सर्विस। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है बच्चों, ये जो कॉस्ट यहाँ पे लगेगी ना, ये इस डिपार्टमेंट में जो खर्चे आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं? प्रोडक्शन की वजह से आ रहे हैं। तो इनके खर्चे प्रोडक्शन को एलोकेट होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं है तो सर्विस भी नहीं है। तो सर्विस में जो खर्चे हैं वो प्रोडक्शन की वजह से है। मतलब अगर प्रोडक्शन में लेबर बढ़ जाएगी तो कैंटीन का खर्चा बढ़ जाएगा, डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल बढ़ जाएगा, स्टोर बढ़ जाएगा, परचेजिंग बढ़ जाएगी। क्या ये पॉइंट समझा? अगर लेबर का काम बढ़ जाएगा तो हर चीज के खर्चे बढ़ जाएंगे। प्रोडक्शन डबल करनी है, हर चीज बढ़ जाएगी। क्यों? लेबर बढ़ानी पड़ेगी। ये बात सुनाई? अब आगे तो बच्चों हमने यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है, अगर खर्चों को जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो प्रोडक्शन वालों को एलोकेट करने हो या पोर्शन करने हो तो वो कैसे करेंगे? अब अपोर्शनमेंट ऑफ शेयर्ड कॉस्ट, ये हमारा पहला टॉपिक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मशीनिंग एंड असेंबली। मशीनिंग का मतलब क्या है? मशीनों से काम करवा रहे हैं। असेंबली का मतलब क्या? टुकड़ों को असेंबल करना। ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट है? and 2 service departments, repair and quality control. The following information is available about production overheads. बच्चों इनडायरेक्ट लेबर एफएच का ही हिस्सा है कि नहीं? क्या यहाँ पे आपको डायरेक्ट लेबर नजर आ रही है? क्या आपको यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारा टॉपिक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं है, वो हम कई जमानों से कर रहे हैं। प्रोसेस अकाउंट हमने उस पर पढ़ा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वहां पे पढ़ ली, ठीक है जी, वेरियंस वहां पे पढ़ी, और क्या क्या पढ़ लिया हमने, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन। तो सारी टॉपिक्स का मकसद क्या था कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट की डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट का एक कंपोनेंट है एफएच, उसकी डिस्कशन है। तो बच्चों यहाँ पे आपको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वो खर्चे नजर आएंगे जो एफएच में होते हैं। तो बच्चों इनडायरेक्ट लेबर ऑटोमेटिकली एलोकेट हुआ पड़ा है? अगर ये ना हुआ पड़ा होता तो हम कर सकते थे, हमें बता देता, कोई बेस बता देता तो हम कर लेते।
ठीक है, उसने एलोकेट किया। इनडायरेक्ट मटेरियल बच्चों वो खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं, मतलब जो जो खर्चा जिस जिस डिपार्टमेंट में लग रहा है उसको कहते हैं कि ये एलोकेशन। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो एफओएच होते हैं जो हर डिपार्टमेंट के ऊपर स्पेसिफिक लगते हैं उसको क्या कहते हैं कि ये एफओएच की एलोकेशन हो गई। अब जो फैक्ट्री का रेंट है उसका किसी डिपार्टमेंट से लेना देना कोई नहीं है, लेकिन जिसका डिपार्टमेंट बड़ा होगा रेंट उसको ज्यादा एलोकेट होगा। ऐसा खर्चा जो वैसे तो किसी डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर वो डिपार्टमेंट ना हो तो वो फैक्ट्री भी ना हो तो वो खर्चा भी ना हो। तो ये जो फैक्ट्री का रेंट है ये इन डिपार्टमेंट को हमने क्या करना है, अपोर्शन करना। क्या करना है, दो वर्ड मैंने यूज किए हैं, एक एलोकेशन है और एक है अपोर्शन। एलोकेशन क्या है, जो डायरेक्टली वहां पे एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में खर्चा सीधा सीधा आ रहा है, पता चल रहा है कि यार महीने यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया, दैट इज एलोकेशन। और अपोर्शनमेंट क्या है कि जनरल फिक्स ओवरहेड जो है वो आप धक्के से उसको क्या कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं कि भाईजान आपके डिपार्टमेंट का इतना बिल बनता है, आपके डिपार्टमेंट का इतना बिल बनता है, तो दैट इज अपोर्शनमेंट। आई कैप आपको सवाल देगा तो वो आपने देखना होगा कैसे हमने करना, ठीक है जी। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एलोकेटेड एंड अपोर्शन, दो वर्ड्स हैं, एलोकेटेड एंड अपोर्शन। एलोकेट जैसे यहाँ पे इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा, उस डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा आ रहा है। ये बात समझ आई, मतलब ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का रेंट है, उस रेंट में से इस कमरे का रेंट कितना है, हालांकि इस कमरे का स्पेसिफिकली कोई रेंट पे नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इस कमरे का रेंट निकालूं तो मैं क्या करूंगा, पूरी बिल्डिंग का एरिया लूं, उसमें से इस कमरे का एरिया लूंगा और उसके हिसाब से मैं रेंट एलोकेट करूंगा। ये मैंने अपोर्शनमेंट की, क्या किया, अपोर्शनमेंट। लेकिन इस कमरे में क्लास होती है तो एसी चलता है, एसी स्पेसिफिकली इस कमरे का चल रहा है, तो ये अपोर्शनमेंट नहीं है, ये तो इस कमरे का अपना जाती खर्चा, रेंट इस कमरे का जाती खर्चा नहीं है, वो तो आ गया पड़ गया। लेकिन एसी का बिल, अगर इस कमरे के बाहर मैंने मीटर लगाया है, उसके यूनिट्स मुझे पता चल रहा है कितने यूनिट्स बनते हैं, उसके हिसाब से मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, वो सही है। लेकिन अगर यूनिट्स मैंने नहीं लगाए हुए, मैंने वो सब मीटर नहीं लगाया हुआ, पूरा बिजली का बिल आ गया, तो पूरा बिजली का बिल इस कमरे का तो नहीं, लेकिन क्या ये भी कह लें कि इसमें 1 रुपया भी बिल नहीं है, नहीं, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कोई सोच समझ के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किस डिपार्टमेंट का किस कमरे का कितना बिजली का बिल आ सकता है, क्लियर हो गया। तो बच्चों फैक्ट्री रेंटल, पावर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग इंश्योरेंस, इक्विपमेंट इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे जो टोटल पे किए गए। अब हमने सोचना ये है कि मशीनिंग और असेंबली, रिपेयर और क्वालिटी कंट्रोल, इन सब में कितना कितना खर्चा आ रहा होगा। बच्चों जब फैक्ट्री के रेंट की बात करेंगे, सोच समझ के जवाब देना, क्या फैक्ट्री का रेंट सिर्फ मशीनिंग और असेंबली डिपार्टमेंट का होगा, जबकि उसमें रिपेयर का भी एक एरिया रकबा होगा और क्वालिटी कंट्रोल का भी एरिया होगा, तो ये फैक्ट्री का रेंट सबको जाएगा। लेकिन किस बेस पे जाएगा, क्या बिजली के बिल की बेस पे जाएगा, एरिया की बेस। हमें सोचना पड़ेगा कि इस फैक्ट्री के रेंट को 4 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी बेस यूज करें, हम क्या यूज करेंगे, एरिया। अगर सिर्फ एक मशीनिंग डिपार्टमेंट ही 50% फैक्ट्री पे मुश्तमिल है तो आधा रेंट फिर इसको जाएगा, बाकी आधा बाकी तीनों को जाएगा। ये नहीं होगा कि 25% चार्ज करो सब, नहीं भाई, जिसका एरिया ज्यादा है उसको ज्यादा रेंट चार्ज होगा, जिसका एरिया कम है उसको रेंट भी कम चार्ज होगा। पॉइंट समझ आया? अच्छा जी, अगर हम कैंटीन वाले को कहते भाईजान जो बिल आया आधा आधा, कैंटीन वाला तो ठोक गया। बात समझेगी नहीं, कैंटीन वो बेचारा वो नुक्कर में लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो अब इस तरह से अगर हम करें उसके साथ कि भाई जो बिल आएगा ना बापडा का, आधा तुम्हारा आधा हमारा। हमारे यहाँ पे चिल्लर चल रहे हैं 4 हटाने के, वो बेचारा बत्ती बालों तो मजबूर है और हम उसको देंगे 4 लाख रुपए बिल तेरा 4 साढ़ा, तो वो तो रगड़ा गया है। वो ਤੁਹਾਨੂੰ लेस बेचेगा, फिर 400 रुपए का लेस का पैकेट मिलेगा, ठीक है जी, हो सकता है तुम 1000 का मिले, ठीक है जी। बहरहाल क्या ये पॉइंट समझ आ गया सबको? अब आगे सुने, डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज फॉर द यूज ऑफ आइटम्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट सच एज मशीनरी। डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किसके साथ होता है बच्चों? प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ। हाँ, अगर फैक्ट्री की भी है
तो फैक्ट्री का ताल्लुक, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन जो है वो लैंड के हिसाब से होगी, लैंड तो डेप्रिशिएट होता ही नहीं, वो बिल्डिंग वाला जो एरिया होगा ना उसके हिसाब से करें, ठीक है। लेकिन नॉर्मली फैक्ट्री में हम जो बात करते हैं, ऊपर उसने बात कर भी दिया कि फैक्ट्री किस पे है, रेंट पे है, तो जब फैक्ट्री रेंट पे होगी तो डेप्रिसिएशन तो नहीं होगी क्योंकि फैक्ट्री अपनी है ही नहीं, ठीक हो गया। Indirect labor and indirect material cost have been allocated directly to those for cost center. Indirect labor और indirect overhead क्या हुआ पड़ा, allocate हुआ पड़ा क्या portion, allocate हुआ पड़ा. The other overheads costs are shared between the cost centers, so cannot be allocated. उनको allocate नहीं कर सकते, उनको portion करना पड़ेगा. अच्छा जी, अदर इंफॉर्मेशन बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्लांट बता दी गई है और इक्विपमेंट की कॉस्ट बता दी गई है. टोटल कॉस्ट कितनी है, 70,000. अब प्लांट मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितने परसेंट, कितने रुपए का प्लांट मशीनिंग डिपार्टमेंट लगा हुआ है, 40 का. असेंबली डिपार्टमेंट कितने का प्लांट लगा हुआ है, रिपेयर में, क्वालिटी कंट्रोल में. प्लांट के 4 हिस्से 4 डिपार्टमेंट में लगे. फ्लोर एरिया, टोटल फ्लोर एरिया कितना है जी, 1800 स्क्वायर मीटर है. मशीनिंग डिपार्टमेंट में 500, असेंबली में 900, रिपेयर में 100, क्वालिटी कंट्रोल में 300. किलोवाट आवर्स, बिजली किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी यूज हुई है, 800 यूनिट जले हैं इस दफा. 800 में से 600 यूनिट कहाँ पे लगे हैं, मशीनिंग में, 100 असेंबली में, 50 रिपेयर में और 50 क्वालिटी कंट्रोल. ये घंटे हैं, शाबाश. ये फिजिक्स दे हाथ ने हैं सर, हमने तो एमबीबीएस करना था, बस टेस्ट में 1% से रह गए हैं. किलोवाट आवर कह रहा है जी, घंटे हैं, हर घंटा किलो किलो का. शाबाश, इन्होंने सर्जरियां करनी है. हर घंटा कितने का जी, किलो का. अच्छा जी, अब बच्चों को सोच समझ के जवाब देना. फैक्ट्री रेंटल्स के लिए, अच्छा टोटल उसने हमें जो बेसिस बताई है 3 बताई है, कौन कौन सी, कॉस्ट ऑफ प्लांट, फ्लोर एरिया और किलोवाट आवर्स. मुझे बताओ जरा कि फैक्ट्री का रेंटल किस बेसिस पे एलोकेट करें, एरिया की बेस पे. क्लियर हो गया, यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं कि बेस कौन सी यूज करेंगे. और पावर कॉस्ट, किलो वाट आवर. डेप्रिसिएशन कॉस्ट कौन सी, अच्छा जी. और बिल्डिंग इंश्योरेंस किसकी बेस पे, एरिया की बेस पे. इक्विपमेंट की इंश्योरेंस, सोच लो शाबाश, कॉस्ट ऑफ प्लांट. क्या ये बात समझ? तो बच्चों यही तीनों बेसिस तमाम खर्चों के ऊपर एलोकेट हो रही है कि नहीं हो रही. अब बच्चों जरा ध्यान से, एरिया की अगर मैं बात करूं, मशीनिंग का एरिया कितना है, 40,000 नहीं 500. टोटल कितना है बच्चों, मैं ये कर सकता हूं 500 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 14,400. नहीं बात हो रही, बोलो तो सही. अब असेंबली डिपार्टमेंट का बच्चों, असेंबली डिपार्टमेंट का 900 जरा डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय 7,200. ठीक हो गया. अब रिपेयर 100 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय 14,400, 800. और बाकी 300 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 14,400. आसान ये टॉपिक, मजे का, नन्ना मुन्ना सा. ये सब कुछ वेरियस के सलूट, वेरियस ने आपको जरा अपलिफ्ट कर दिया है.
वरना ये पहले पढ़ लेते, वेरियस पढ़ लेते तो आपके तो सर ये क्या हो रहा है। अब वेरियस पढ़ ली तो सर आप ये कह सकते सर ये तो हम खुद ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पावर कॉस्ट, इस वक्त सारे पाकिस्तान के बच्चे वेरियस से डिप्रेस हुए पड़े, प्रोसेस कॉस्टिंग बेड़ा गर्क कर रही है उनका, और हम सुकून से नन्हे मुन्ने से टॉपिक कर रहे हैं। क्यों? हमारा पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका, ऐसे ही नहीं। अच्छा जी, पावर कॉस्ट कितना है जी? 4800। इसको कैसे करेंगे जी? किलोवाट आवर्स। दोबारा देखें बच्चों, किसको यूज करेंगे? 600 डिवाइडेड बाय 800 ज़रब 4800, 3600। अब उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई 4800, 600। और फिर उसके बाद 50, 300 और 300। क्लियर है? अब डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन उसने बताया है कि मशीनरी के ऊपर है, प्लांट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर है, लैंड के ऊपर नहीं है, या बिल्डिंग के ऊपर नहीं है। क्लियर है? तो ये किस तरह से एलोकेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या कॉस्ट ऑफ प्लांट? अच्छा जी बच्चों, 40,000 डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाई बाय 14,000, 8,000। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। 15,000 डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाई 14,000, 3,000। फिर उसके बाद 5,000 डिवाइडेड बाय 70,000, 1,000। फिर उसके बाद 10,000 डिवाइड 70,000, 2,000 आ जाएगा। अच्छा, बिल्डिंग इंश्योरेंस एरिया, एरिया की बेस पे कौन सा एरिया लेंगे? फ्लोर एरिया। 500 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय 1800, सेम सेम है। तो बच्चों ये सीधा सीधा ये जो लिखा हुआ है यही आ जाएगा, 500, 900, 100, 300, 500, 900, 100 और 300। क्लियर हो गया? इक्विपमेंट इंश्योरेंस किस बेस पे करेंगे? इक्विपमेंट की कॉस्ट पे। 40,000 डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 4200, 2400। अगला 15,000 डिवाइडेड बाय 70,000, 900। उसके बाद 5,000 डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4200, 300। चेक कर लो, सही कह रहे हो? ठीक है, तो क्लियर हो गया? नहीं समझ? अच्छा जी, क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि मशीनिंग डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कितना बनता है? हाँ जी, इसका और इसका बच्चों इन सबको टोटल करें ना
तो 60,000 आना चाहिए। अगर 60,000 आएगा तभी आपका सवाल ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दी होगी आप। हाँ जी, टॉपिक आसान है, कोई मसला? वेरी गुड। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के जितने सवाल हमने किए हैं ना, उन सब सवालों को आपने डेली बेस पे एक एक दो दो करके रिवाइज करते रहो। ये हफ्ता आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पीछे से भूल जा, और यानी कि साथ साथ वो भी कर रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। और पहले डिसीजन मेकिंग तो कर लो, दो दो टॉपिक पढ़ोगे तो क्या नहीं होएगा। अच्छा जी, और बच्चों ये बात समझ आ गई है? बच्चों इसका एक और तरीका भी है, वो क्या है कि आप जिस तरह से आपने बार बार डिवाइड किया ना, 40,000 डिवाइड बाय 70,000, 15,000 डिवाइड बाय 70,000, 5,000 डिवाइड बाय 70,000, ऐसी आप क्या करें, आप एक पर यूनिट रेट निकाल लें, जैसे ₹8 पर स्क्वायर मीटर। ये कैसे निकालेंगे? फैक्ट्री रेंटल पकड़े, फ्लोर एरिया आपकी बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनमेंट है, 14,400 क्या चीज है? टोटल वैल्यू 14,400 को पकड़े, और 1,800 क्या चीज है? फ्लोर एरिया। तो 14,400 को किस पे डिवाइड कर दें? 1,800 पे। तो आपके पास एक रेट आ जाएगा फिक्स, 8 पर स्क्वायर मीटर। ये आपको 8 पता लग गया, आपने बस 8 को 1500 से क्या करना है, 500 से मल्टीप्लाई, फिर 900 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 300 से, बार बार डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक रेट निकाल। क्या ये बात समझ आई? ये 14,400 कहां से आया, ये सवाल है आपका। बच्चों ये ऊपर आए, बेसिकली आपने एलोकेट किसको करना है? 14,400 को। ये आपका फैक्ट्री रेंटल है टोटल, यहां से टोटल पकड़ना है। उसकी बेस क्या है? एरिया। तो एरिया का टोटल पकड़ना है, ऊपर वाली वैल्यू को टोटल को नीचे वाली वैल्यू के टोटल पे डिवाइड कर देना है। आपके पास एक रेट निकला है, ये रेट निकला है, ये रेट को आपने बस इन वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ रहे? क्लियर है? अच्छा, ये वर्किंग वगैरह उसने करके दी हुई है। अच्छा, अब आगे सुने, अगला स्टेप है। पहला स्टेप तो ये है बच्चों कि हमने तमाम प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट को जो है वो अपोर्शन कर दिया है। नहीं बात सुन रही? और इधर ध्यान से, अब रिपेयर और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का खर्चा किसकी वजह से है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से, मशीनिंग और असेंबली डिपार्टमेंट की वजह से। अब इनका खर्चा किनको चार्ज कर दें? मशीनिंग और असेंबली को चार्ज कर दें। अब सवाल यह है कि रिपेयर सारा का सारा मशीन को और क्वालिटी कंट्रोल सारे का सारा असेंबली को चार्ज होगा? नहीं, रिपेयर दोनों को चार्ज होगा और क्वालिटी कंट्रोल भी दोनों को चार्ज होगा। मजा उस वक्त आएगा जब क्वालिटी कंट्रोल रिपेयर को भी चार्ज होगा और रिपेयर क्वालिटी कंट्रोल को भी चार्ज होगा। दो लेवल है इसका। पहला लेवल क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को चार्ज ना हो, सिर्फ और सिर्फ किसको हो? प्रोडक्शन। ये आसान लेवल। दूसरा लेवल क्या है कि डेफिनेटली रिपेयर का जब मसला आएगा तो रिपेयर सिर्फ असेंबली और मशीनिंग में थोड़ी होगी, क्वालिटी कंट्रोल में भी तो कोई चीज टूट सकती है, तो रिपेयर वाले उधर भी तो जाके काम कर सकते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल जब इन दोनों की क्वालिटी को इंश्योर कर रहे होंगे तो रिपेयर वाली चीजों को भी तो देख रहे होंगे, इनमें किसी भी चीज की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो पहले हम आसान लेवल देखते हैं, मुश्किल लेवल कल देखेंगे। Apportionment of service department cost after the production overhead have been allocated and apportioned to production and service department। क्या ये बात समझ रही है? दोनों बातें क्यों की? एलोकेटेड एंड अपोर्शन। कुछ चीजें एलोकेट हुई हैं, कुछ अपोर्शन हुई है। कौन सी चीजें एलोकेट हुई है? इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर।
स्पेसिफिकली उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, पता चल रहा है यार इस डिपार्टमेंट में 15 बंदे हैं, उनकी सैलरी इतनी बनती है, इस डिपार्टमेंट में 18 बंदे, उसकी सैलरी इतनी बनती है, सीधी सीधी बातें समझ आ गई। और बाकी अपॉर्चनमेंट हुई, द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट मस्ट देन बी अपॉर्शन टू द प्रोडक्शन। पहला स्टेप, ये आफ्टर वाला पॉइंट समझ आ रहा है, नहीं समझ आया? कहता पहला स्टेप ये है आप कॉस्ट को तमाम डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करें। दूसरा स्टेप ये है कि जब सब डिपार्टमेंट की कॉस्ट टोटल आ जाए ना, सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन पे ट्रांसफर करें। The purpose of doing this is to calculate an absorption rate for each production department. अब ये ना कहना कि सर ये क्या होता है, याद कि हर डिपार्टमेंट का इसका मकसद क्या, हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम इतने वेले हैं कि ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो कहता है भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मशीनिंग डिपार्टमेंट का पता हो कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में अगर लेबर 1 घंटा काम करती है तो कितने रुपए का बिल आता है, याद है कि नहीं आता? तो जो कितने रुपए का बिल आता है ये उसी वक्त पता चलेगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे खर्चे टोटल होंगे और उसको नंबर ऑफ आवर्स पे डिवाइड करेंगे, तो पता चलेगा कि 1 घंटा जब लेबर इस डिपार्टमेंट में काम करती है तो उसमें देखो जरा सारे खर्चे शामिल हो गए। अगर 1 घंटा लेबर काम करेगी तो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, पावर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग इंश्योरेंस, इक्विपमेंट इंश्योरेंस, सारे खर्चे 1 घंटे के कितने पड़े? तो एफओएच से मुराद ये सारे खर्चे ही होंगे ना। जो एफओएच रेट हम सवाल में पढ़ते हैं कि 120% ऑफ लेबर कॉस्ट या 25 रुपए पर लेबर आवर, तो 25 रुपए में क्या क्या चीज शामिल होती है? सिर्फ डेप्रिसिएशन होती है? नहीं, उसमें सारी चीजें। तो वो रेट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मशीनिंग डिपार्टमेंट पे टोटल खर्चा कितना आता है। तो जब मशीनिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे बच्चों, रिपेयर और क्वालिटी कंट्रोल तो नहीं ना होते, क्योंकि वहां पे तो प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो इसका मतलब है रिपेयर और क्वालिटी कंट्रोल का भी खर्चा किस में होना चाहिए? मशीनिंग और असेंबली में शामिल होना चाहिए। समझ आ रहा है स्टोरी कहां जा रही है? पर्पस समझ नहीं आया क्या? पर्पस क्लियर है? Absorption rates are then used to add overhead cost to the cost of production, means cost unit. ये वो ओवरहेड है जो पिछले कई महीने से हम पढ़ते आ रहे हैं। ओवरहेड अप्लाइड, एक्चुअल ओवरहेड, फिर वो डिफरेंस निकलता था अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड, वेरियस भी निकलता है। उसका नाम क्या है? वेरियस। एक्चुअल ओवरहेड और अप्लाइड ओवरहेड के दरमियान जो डिफरेंस होता था कौन सी वेरियस होते हैं? एक तो टोटल निकल आता ना, उसमें फिक्स में बताएं, फिक्स में कौन सी थी? एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। वॉल्यूम के दो हिस्से होते थे, कौन कौन से? कैपेसिटी और, वेरी गुड, शाबाश, रट्टे लगे ना हैं, ये सब वेरियस के कमाल है। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट, अभी हमने जो पहले अपॉर्चनमेंट की है वो कौन सी की है? प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। अब कौन सी करने जा रहे हैं? सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू दी प्रोडक्शन। जब हमने सर्विस डिपार्टमेंट को खत्म करके प्रोडक्शन पे चार्ज करना है, ये सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट कहलाती है। एग्जांपल नंबर 1 देखिए बच्चों, नन्ही मुन्नी एग्जांपल है ये, तो मेरे ख्याल आप कर ही सकते हैं। A manufacturing company has 2 production department, department 1 and 2. It also has 2 service department, quality control and repairs department. Allocated overhead cost and a portion general overhead cost for each cost center are as follow. बच्चों वो ये बताना चाह रहा है कि भाईजान जो पहला स्टेप है ना वो हो चुका है। पहला स्टेप हो चुका है, नहीं समझे? पहला स्टेप कौन से वाला? वो किलोवाट आवर की बेस पे सारा कुछ, सब कुछ टोटल हो चुका है। The repairs department does not work for quality control. Repair department क्वालिटी, मतलब आपकी निशानी पैदा की है पहली एग्जांपल कि रिपेयर का कोई खर्चा भी क्वालिटी कंट्रोल को चार्ज है, तो इसका मतलब है रिपेयर का खर्चा सिर्फ किसको चार्ज होता है? रिपेयर वालों की क्वालिटी कंट्रोल वालों के साथ कटी है, ठीक हो गया जी? वो उधर नहीं जाते। आगे चलते हैं। 75% ऑफ इट्स टाइम इज स्पेंट ऑन रिपेयर वर्क फॉर डिपार्टमेंट 1। ये किसकी बात कर रहा है? रिपेयर वाले 75% यहाँ पे काम करते हैं एंड 25% आइटम इज स्पेंट ऑन रिपेयर्स वर्क फॉर डिपार्टमेंट 2। अगर सिर्फ 75% दे दे, दूसरी परसेंटेज ना दे, क्या 20?
आइडिया लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट डज नॉट वर्क फॉर रिपेयर। कितनी आसान एग्जांपल। वो कहता अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਸੜ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੈ हेलो ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ठीक है जी। 40% of its time is spent on डिपार्टमेंट 1 and 60% on डिपार्टमेंट। तो बच्चों आसान सी एग्जांपल है। हम क्वालिटी रिपेयर को पकड़ेंगे 2,20,000 है, उसका लेंगे 75% डिपार्टमेंट वन को, बाकी लेंगे 25% डिपार्टमेंट को। स्टोरी खत्म। क्वालिटी कंट्रोल को पकड़ेंगे, इसका क्या करेंगे 40% डिपार्टमेंट वन को, 60% डिपार्टमेंट टू को। तो सारी कैलकुलेशन कर चेक करके देखो बच्चों, क्या क्वालिटी कंट्रोल रिपेयर खत्म और डिपार्टमेंट का खर्चा कितना आ जाएगा, चेक कर लो। तरीका समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया। नन्ही मुन्नी सी बातें। डिसीजन मेकिंग पे बड़ा टाइम लगाया हमने। कितना टाइम लगाया हमने? ना करो यार। 1 जनवरी को शुरू की थी डिसीजन मेकिंग, आज 11 तारीख हो गई, 10 तारीख हफ्ता और इतवार। ठीक है जी, चलो निकाल दो। अच्छा ठीक है जी, 8 दिन हुए हैं। क्लियर है जी? तो बराए मेहरबानी उसके जितने भी सवाल हमने किए हैं ना, उन्हीं सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो और कुछ ना भी करो, सिर्फ उन्हीं को करो, क्योंकि वो सारे के सारे सवाल जो मैंने करवाए सारे पास हुए। नन्ना मुन्ना सवाल मैंने करवाया ही कोई नहीं। ठीक है, मैंने सारे पास हुए कराए हैं। पर एक तो होता है ना कि छोटे छोटे सवाल क्लास में कर लिए, पास और आपको दे दिए, पर मुंह देखते रहते हैं। आप ये क्या हो, देवदास बड़े होते हैं, कब्रों में घुसे होते हैं, आधा घंटा वॉशरूम से बाहर नहीं निकलते। तो यार कॉस भी गई, FR1 भी गई, क्या बनाएगा हमारा? अबू ने पैसे भी नहीं देने हैं। तो इसलिए 5 रुपए सारे मैंने करा दिए। अच्छा जी, और सबसे आसान एग्जांपल समझ आ गई आपको कि क्वालिटी कंट्रोल इसके लिए काम नहीं करता, रिपेयर इसके लिए काम नहीं करता, सीधे सीधे इधर एलोकेट हो जाएगा। ऐसी है। अच्छा जी, अब आगे सुने। ओनली वन सर्विस डिपार्टमेंट सर्व द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। बच्चों आगे देखो, सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट है जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व करता है, दूसरा पहले को नहीं करता। अब अगली एग्जांपल ये है। In this case, first apportion the cost of that service department which serve the other service department, and then new total cost for second service department is apportioned. अब जरा सुनो बच्चों ध्यान से। एग्जांपल नंबर 2 देखें। सारी स्टोरी वही है, ऐसे ही है ना, सारा डाटा भी वही है, और से देखो। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से। The repair department does no work for canteen. रिपेयर वाले कैंटीन के लिए कोई काम नहीं करते। रिपेयर वाले सीधे सीधे, ठीक है जी। लेकिन क्या रिपेयर वालों को भूख नहीं लगती? तो कैंटीन का खर्चा रिपेयर पे जाता होगा। रिपेयर वाले कैंटीन वालों के बर्तन वगैरह सीधे नहीं करते, ठीक है। वो जैसे बर्तन उनके पास है वैसे काम करते हैं। रिपेयर वाले कहते हैं भाई सामने पांडे सीधे करने नहीं आते, थोड़े प्रेशर कुकर दियो गवाच गई सीटी इसी कितने लगी लबो आप ही, ठीक है। हमें क्या लगे जी आपका वो गैस का बर्नर खराब हो गया, उसमें किसी ने चाय फेंक दी, हमें उससे कोई लेना देना। हम प्लांट के मसले हल कर सकते हैं, आपके मसले हल नहीं कर सकते, ठीक है जी। नमक ज्यादा पै गया उनकी करिए, वो रिपेयर वालों को बुलाओ जी, वो आके आटा पान गए, ठीक हो गया जी। बरल द रिपेयर डिपार्टमेंट डज नॉट work for the canteen. 75% of its time is spent on repair work for department 1 and 25% time on department 2. अच्छा, अब आगे सुनो। There are 10 employees in department 1, 20 employees in department 2 and 20 employees in repairs department. ये क्यों बता रहा हूँ भैया? जिन्ने बंदे होंगे उन्हीं रोटियां पकड़नी है। एम्प्लॉय इसलिए बताए जा रहे हैं। अब क्या रोटियों का ताल्लुक एरिया के साथ होगा कि जिसका डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया बड़ा है उसके हिसाब से रोटियां भी बड़ी बड़ी पकेंगी? नहीं, बंदों के हिसाब से, ठीक है जी।
कैंटीन कॉस्ट आर टू बी अपॉर्शन्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। अब बच्चों पहला सवाल ये है, कैंटीन तीनों डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, लेकिन रिपेयर वाले सिर्फ 2 के लिए काम करते हैं। पहले किसको एलोकेट करें, कैंटीन को या रिपेयर को? पहले अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट किसी और सर्विस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है तो उसको पहले एलोकेट करें, क्योंकि वो सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट चली जाएगी। अब जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट होगा जिसमें कॉस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, अब उसकी कॉस्ट ने किसी और सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाना, सीधा कहाँ जाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वो कॉस्ट में टोटल हम ट्रांसफर कर दें, इससे दोनों सर्विस डिपार्टमेंट जीरो। ठीक है नहीं? तो बच्चों सबसे पहले तो ये लाइन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये लाइन लिखी हुई है। पहले किसको जीरो करेंगे, कैंटीन को क्या रिपेयर को? पहले बच्चों 1.5 लाख ऊपर लिखा हुआ, तो 1.5 लाख यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस। वो 1.5 लाख में से 30,000 डिपार्टमेंट 1 को, 60 डिपार्टमेंट 2 को और 60 रिपेयर को चला गया। कैसे चला गया? 10-20-20 याद आ रहा है? 10:20:20। टोटल बंदे कितने हैं? 50। मैं 1.5 लाख को क्या करूंगा, 50 पे डिवाइड करूंगा। एक बंदे की रोटी का खर्चा आ जाएगा। 1.5 लाख को जरा 50 पे डिवाइड करो तो 3,000 की रोटी खा जाते बंदे, एक बंदा। ऐसी है? ठीक है जी। तो एक दिन में 100 रुपए की रोटी खा जाता है, ऐसी? अच्छा बराबर। तो डिपार्टमेंट 1 में 10 बंदे हैं तो कितना बिल आएगा, 30,000। डिपार्टमेंट 2 में 20 बंदे हैं, 60,000। रिपेयर में 60,000। ठीक है जी। अब बच्चों कैंटीन की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब रिपेयर का अगर खर्चा पहले एलोकेट करते, पहले अगर रिपेयर को हाथ डाल लेते तो 2,20,000 माइनस होना, लेकिन अब रिपेयर के डिपार्टमेंट से कितना बिल निकलेगा, 280 निकलेगा। बात समझेगी नहीं, 280 निकलेगा। इसलिए अगर रिपेयर को पहले कर लेते ना तो 220 माइनस करके 0 करके बैठे होते आराम से, और 60 बाद में आते फिर सोचते इसका क्या करें, ये तो 0 नहीं हुआ। तो पहला तरीका ये है कि जो डिपार्टमेंट बाकी को सर्व कर रहा है सबको, उसको पहले एलोकेट करें, और जो डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन को सर्व कर रहा है उसको बाद में करें। तो 280 यहाँ से माइनस करेंगे और अब 75:25 के हिसाब से इधर चार्ज। मतलब रिपेयर वालों ने जो रोटी खाई है ना, वो भी किन के पेटे पड़ गई है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सा कर लेंगे आप। अब सबसे अगला मसला, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन जो है वो ये है कि बोथ सर्विस डिपार्टमेंट सर्व ईच अदर एज वेल एज अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नहीं हौसला, कोई मसला ही नहीं। अभी 20 मिनट पड़े हैं, चलो 15 मिनट 5 मिनट हो जाना। आज मुझे लगता है एफओएच आज खत्म हो ही जाना मेरा तो। अच्छा जी, both service departments serve each other as well as other production departments। चलो इसके भी 2 हिस्से हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। आ गया वो कैलकुलेटर मेथड, याद है? ये कैलकुलेटर से आप याद है कि नहीं याद? चले किसी जमाने में आपको ने ये कैलकुलेटर देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको याद हो। याद है? इसमें मॉड का बटन प्रेस करते थे, 5वें नंबर पे इक्वेशन आती थी, पहले नंबर पे ए बी और सी की वैल्यू पुट किया करते। ये कैलकुलेटर का यूज होना सवाल हो जाना, परेशानी किसी चीज की बस। ठीक है नहीं? अब आगे बच्चों सुनो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अच्छा जी बच्चों, चलो ये सवाल करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो 30 सफ़े हैं इस डॉक्यूमेंट का, भी 5वें सफ़े पे हैं। अच्छा जी, अब बच्चों जरा गौर से देखो, क्या रिपेयर वाले, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मशीनिंग एंड असेंबली एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट रिपेयर एंड क्वालिटी कंट्रोल। बच्चों रिपेयर का खर्चा कितना है टोटल, 100%। कितने परसेंट है? 60% किसको चार्ज हो रहा है, मशीनिंग को, 10% असेंबली को। रिपेयर को अपने आप को खुद थोड़ी चार्ज कर रहा है खर्चा, ये बात हो रही।
तो रिपेयर वाले अपनी रिपेयर तो नहीं ना चेक कर रहे होंगे कि अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक हो गया। तो अपने आप को कोई एलोकेशन नहीं है। और क्वालिटी कंट्रोल को कितने परसेंट है? 30%। क्वालिटी कंट्रोल 100% खर्चा, 30% किसको जा रहा है? मशीनिंग को 50% और 20% और अपने आप को कोई नहीं। क्वालिटी कंट्रोल रिपेयर को चार्ज कर रहा है, रिपेयर क्वालिटी कंट्रोल को चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे हम वो जो 2 स्टेप में हमारी जान छूट जाती है वो नहीं छूट। तो बच्चों पहला कंसेप्ट ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बार बार करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक वक्त आ जाएगा कि 0.001 रह जाएगा और उसको इग्नोर करो। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? अब जरा देखो बच्चों, क्या ये पहली लाइन क्वेश्चन में गिवन है? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि कोई हिंट हमें मिल जाए कि पहले किसको करें, पहले जिसको मर्जी करें। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्ज करो बच्चों हमने रिपेयर को एलोकेट किया, तो रिपेयर का खर्चा कितना था? 7000। रिपेयर का खर्चा कितना था? 7000 माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो 7000 का 60% कहाँ जाएगा? मशीनिंग में। निकालो 7000 का 60%, ये आ जाएगा। और 10% कहाँ जाएगा? असेंबली में। 7000 का 10% क्या आएगा? 700। और बाकी 30% क्वालिटी कंट्रोल में। 21 हो गया। रिपेयर अपनी तरफ से सुकून में है, सब 0 जो। अच्छा अब आगे सुनो। अब बच्चों क्वालिटी कंट्रोल में से 8000 नहीं निकलना। क्या निकलना? 10100 निकलना। तो यहाँ से बच्चों क्या माइनस होगा? फिर 10100 माइनस होगा। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा? 30% जाएगा मशीनिंग डिपार्टमेंट में। 10100 का 30% 3000 30 आ जाएगा। 10100 का 50% ने 5000 50 आ जाएगा। 10100 का 20% ने 2020 आ जाएगा। रिपेयर में फिर अब 2020 की दोबारा बारी आ रहेगी, इसको दोबारा खत्म करें। और ये बात समझ आई है? यहाँ पे 606 आ गया। अब ये 606 आ गया, इसको करें। फिर यहाँ पे 121 आ गया, इस 121 को खत्म करें। यहाँ पे 36 आ गया, 36 को खत्म करें। एक वक्त आएगा कि यहाँ पे 1 या 2 रुपया रह जाएगा। वो आप इनमें से किसी बड़े डिपार्टमेंट को चार्ज कर दें, वो आप रिपेयर को चार्ज ना करें। वेरी गुड, शाबाश। ये क्या लिखा हुआ है? रिपीटेड का उर्दू में तर्जुमा करें। वाह वाह, ठीक है जी। तो मतलब जब तक उर्दू में तर्जुमा ना करें किसी चीज का, समझ नहीं आता। ठीक है जी। बाकी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ तक की बात समझ आ गई है? ये आपने करना है। आज आपका कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? डिसीजन मेकिंग का सवाल करना है। एक जो सवाल आज हमने शुरू किया है उसके 2 सिनेरियो करना है। तो वॉल्यूम 2 के अंदर मौजूद है 92 वाला डॉक्यूमेंट। शाबाश, है वॉल्यूम 2 के अंदर। मेरे ख्याल से हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप क्या आपको आवाज आ रही है? आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं बच्चों। क्या ये आज का टॉपिक जो FOH वाला टॉपिक है समझ आया? वालेकुम। जी सर, समझ आ गया अच्छी तरह। सर वेरिएंस तो हमें करवाया नहीं और उसकी बात आप करते रहते हैं। और वो इन बच्चों को करवाया हुआ है, वो परेशान ना हो, वो मैंने करवाना है आपको, टेंशन नहीं लेनी आप। सर परेशान हो जाते हैं ना। और नहीं, ये इंशाल्लाह ये 2-3 टॉपिक रह गए नन्हे मुन्ने से, ये खत्म करके ना, छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, ये करके ना हमने वेरिएंस की तरफ दोबारा आना है। ठीक हो गया? ओके सर। हाँ वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अप्रोक्सीमेट और एलोकेटेड की दोबारा डेफिनेशन जो पहले बताइए ना, वो दोबारा बता दीजिए। मैंने कहा कि एलोकेशन उस खर्चे को कहते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है, जिसका पता होता है कि यार इस डिपार्टमेंट में इतना, जैसे ये है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये उस डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली लग रहे होंगे।
इस डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली खर्चा आ रहा है, पता चल रहा है। जी तो सर। जो स्पेसिफिक खर्चा है किसी डिपार्टमेंट का वो एलोकेशन है, लेकिन जो फैक्ट्री का रेंट है वो स्पेसिफिक नहीं है, उसको शेयर करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जिस खर्चे को स्पेसिफिकली एलोकेट ना किया जा सके, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, उसको क्या कहते हैं कि ये अपॉर्शनमेंट है। जैसे फर्ज करें जी सर। आप कोई 10-11 खिलाड़ी जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक हो गया, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप खाना शाना खाते हैं, तो हर बंदा अपना अपना खाना खा रहा है, ठीक हो गया, कोई लेज खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, वो अपना अपना बिल दे रहा है, दैट इज एलोकेशन। ये बिल की एलोकेशन हुई है। फिर बाद में कहते हैं कि यार वो आपने ना इस तरह करना है कि बैट लेना है, और बैट लेना है, बॉल लेना है, टेप लेनी है, सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट करो। तो वो जो पैसे आपने कंट्रीब्यूट किए सबने इक्वली, ये क्या है? ये एलोकेशन नहीं है, ये अपॉर्शनमेंट है। वो खर्च, बॉल का खर्चा आप सबको पड़ा है। पॉइंट समझ आ गया? जी सर। तो ये है बेसिकली अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट समझ आ गई सबको? सर उसमें जो इक्वल हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट किया है बॉल में, तो सर वो भी एलोकेटेड नहीं हो गया सब में? कितने इतने पैसे आ गए हैं सबके? हाँ, अंग्रेजी में आप उसको कह सकते हैं कि वो भी एलोकेशन ही है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपॉर्शनमेंट और एलोकेशन में फर्क ये है। देखिए, रोटी आप सब ने अपनी अपनी खाई है ना, रोटी जी का सर। बिल हर किसी ने अपना अपना दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रोटी का जो बिल है ना, वो एलोकेशन है, ठीक हो गया। और जिसने ज्यादा रोटी खाई है वो ज्यादा पैसे देगा, जिसने कम खाई है वो कम पैसे देगा। सीधा सीधा हर किसी को नजर आ रहा है कि यार ये खर्चा उसको पड़ रहा है। लेकिन जो टेप टेप लेके आए हैं, टेप लेके आए हैं, जो बॉल लेके आए हैं, जो बैट लेके आए हैं, उसका खर्चा सबको, वो कह रहा भाईजान 3,000 रुपए का बिल बना है, आप 10 बंदे हो, फी बंदा क्या करो 300-300 रुपया निकालो। अब हो जी सकता है सर। उनमें से एक बंदा सारी बैट भी यूज करे, बैट भी मतलब बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है और बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, तो एक बंदे ने बैट भी सारा यूज किया, बॉल भी सारी यूज की। और एक बंदा ऐसा है जो बेचारा जिसकी बारी भी कोई नहीं आई और उसको ओवर भी कोई नहीं मिला, वो कहीं पीछे फील्डिंग कर रहा है। जी बात समझ सर। आई है? उसको भी उतना बिल ये पड़ा है समझ आ जितना गया। दूसरों को। तो ये बेसिकली क्या जी, अपॉर्शनमेंट है। और सर इसको जनरल ओवरहेड से कैसे अलग कर सकते हैं? सर उसको भी हम अलग-अलग कर लेते थे कि 60% जनरल ओवरहेड, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की आपने सर एग्जांपल दी थी। हाँ हाँ। सर उसमें हमने अलग कर लिया था ना कि सिक्योरिटी गार्ड की इतना हम इस डिपार्टमेंट को चार्ज कर रहे हैं, इतनी इसको हम्म कर रहे हैं, उसकी बेस हम्म। पर। हाँ उससे कैसे हाँ, अलग कर वो भी सकते कर, हैं? उसको करेंगे ना, अब उसकी उसको बेस बनाएंगे ना किसी चीज का, मतलब वो उसकी सैलरी को किसी ना किसी चीज से हम एलोकेट करेंगे इंशाल्लाह। जब आगे पढ़ेंगे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी मजीद। ठीक है, ओके सर, ये थैंक यू। कोई ना कोई बेस उसकी बहुत जरूर शुक्रिया होगी सर यहाँ जनाब। पे जैसे ये लिखा हुआ। ठीक हो गया जी, ओके जी बच्चे, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।